Hello everyone, my name is Anuradha Mishra and I welcome you all on English by Anuradha. And yes, we are back with today's article जो कि इंडियन एक्सप्रेस के पेपर में छपा हुआ है। ठीक है, आज का आर्टिकल है पाथ इन द क्राइसिस। इट इज़ ऑल अबाउट इजराइल एंड गाजा और उसमें इंडिया का क्या स्टेक है और क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इस आर्टिकल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस आर्टिकल। On Middle East, Delhi must stay with abiding principles, remain clear eyed on interest, find points of convergence. मिडिल ईस्ट पर दिल्ली को जरूर स्टे करना चाहिए विथ अबाइडिंग प्रिंसिपल्स। अबाइडिंग प्रिंसिपल्स मतलब जिन प्रिंसिपल्स को हमेशा से इंडिया ने फॉलो किया है। देखो, अबाइड बाई अगर आप बोलते हो तो अबाइड बाय मतलब होता है कंप्लायंस। ठीक है, जब आप किसी रूल को कंप्लाई करते हो तो आप अबाइड बाय कर रहे हो। अबाइडिंग प्रिंसिपल्स मतलब जो लंबे समय से आपके प्रिंसिपल्स वैल्यूज चले आ रहे हैं, उनकी बात होती है विथ अबाइडिंग प्रिंसिपल्स। रिमेनिंग क्लियर आइड ऑन इंटरेस्ट, और जरूर समझना चाहिए इंडिया को कि उसके इंटरेस्ट क्या हैं, उसके रिगार्डिंग क्लियर आइड होना चाहिए। और फाइंड करने चाहिए पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस। पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है? ये जो है लाइक दिस, ये क्या है? पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। इधर आपका हो गया इजराइल, इधर हो गया आपका पैलेस्टीन। ठीक है, पैलेस्टीन। अब आप अगर इंडिया में भी बात करोगे तो इंडिया में आपको पता है कुछ लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, काफी लोग पैलेस्टीन को भी सपोर्ट कर रहे हैं, राइट? तो अब इंडिया के हित दोनों के साथ ही जुड़े हुए हैं। इंडिया इनके साथ भी रहा है, इनके साथ भी रहा है, तो इसलिए इंडिया को पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने चाहिए जिससे दोनों में से कोई भी देश नाखुश ना हो। ठीक है, लेकिन इंडिया को अपना स्टैंड भी वहां क्लियर रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज बिगिनिंग टू डॉन ऑन इंडियाज पॉलिटिकल क्लास। ये शुरू हो रहा है, इट इज बिगिनिंग। क्या शुरू हो रहा है? टू डॉन। डॉन आपको पता है सूरज की जो पहली लाइट पड़ती है ना, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जो होता है वो क्या होता है? डॉन होता है, जब पहली किरणें धरती पर पड़ती हैं। तो यानी कि कोई चीज इमर्ज होना शुरू हो रही है, उसको आप बोलते हो डॉन। ठीक है, डॉन ऑन इंडियाज पॉलिटिकल क्लास दैट द मिडिल ईस्ट इज टू इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्रीज इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी टू अलाउ द रीजन्स अनफोल्डिंग ट्रेजेडी टू बिकम डोमेस्टिक फुटबॉल बिटवीन द रूलिंग बीजेपी एंड द ऑपोजिशन कांग्रेस। तो इस पहले सेंटेंस में बात क्या किया है कि आपको पता है कांग्रेस का अलग स्टेक है, बीजेपी का अलग स्टेक है इस मिडिल ईस्ट वाले मुद्दे पर। ठीक है, तो दोनों इस मुद्दे का फुटबॉल बना के खेल रही हैं, लेकिन दोनों को ही समझना चाहिए कि मिडिल ईस्ट जो है एज अ होल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री की इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए। एवर सिंस द हॉरिफिक अटैक ऑन सदर्न इजराइल ऑन अक्टूबर 7, it has been disconcerting to see domestic politics overwhelm the discourse of an international crisis in the neighborhood. 7 अक्टूबर को सदर्न इजराइल पे एक हॉरिफिक अटैक हुआ और तब से ये देखना बहुत डिस्कॉन्सर्टिंग रहा है। डिस्कॉन्सर्टिंग मतलब डिस्टर्बिंग या एम्बैरसिंग, कंफ्यूजिंग, मतलब देख के अच्छा नहीं लग रहा है कि जो हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो ओवरवेल्म हो चुकी है द डिस्कोर्स ऑन अ इंटरनेशनल क्राइसिस इन द नेबरहुड। जो एक इंटरनेशनल क्राइसिस है उस पे क्या चल रहा है हमारे देश के अंदर, वो देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ना? पार्टीज आपस में लड़ रही हैं एक इंटरनेशनल मुद्दे पर। कांग्रेस हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ बीइंग सॉफ्ट ऑन टेरर। कांग्रेस को हमेशा अक्यूज किया जाता रहा है कि वो टेरर पर अपना नरम रवैया रखता है एंड पैंडरिंग टू द सो कॉल्ड मुस्लिम वोट बैंक। और ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस है वो पैंडर करती है। पैंडर करना मतलब सामने वाले को संतुष्ट करना, तुष्टीकरण की राजनीति। किसके साथ तुष्टीकरण, किसको संतुष्ट करने पे लगी हुई है कांग्रेस? तो अपने मुस्लिम वोट बैंक को संतुष्ट करने पे तुली हुई है। द बीजेपी इन टर्न, दूसरी तरफ जो बीजेपी है उस हैज बीन चार्ज्ड विद द डाइल्यूशन ऑफ इंडियाज ट्रेडिशनल सपोर्ट फॉर पैलेस्टीन। आपको पता है पहले से ही हमेशा से इंडिया जो है पैलेस्टीन को सपोर्ट करता रहा है ना? लेकिन अभी बीजेपी क्या कर रही है? मोदी जी ने ट्वीट किया कि हम सॉलिडेरिटी के साथ खड़े हैं इजराइल के साथ, है ना? तो वहां पे क्या हुआ कि पैलेस्टाइन को हम हमेशा से सपोर्ट करते रहे हैं, अभी हम इजराइल के साथ खड़े हो गए, तो कुछ ऑपोजिट चीज दिखी।
राइट। जो बीजेपी है वो पैलेस्टीन की तरफ से थोड़ा सा डाइल्यूशन दिखा रही है अपने सपोर्ट में एंड पैंडरिंग टू इट्स हिंदुत्व बेस। और ये किसे संतुष्ट कर रही है? हिंदुत्व बेस को। आफ्टर सम इनएक्सप्लिकेबल ट्विस्ट एंड टर्न्स, इनएक्सप्लिकेबल मतलब जो समझ ना आए, कुछ उलझे हुए ट्विस्ट एंड टर्न्स के बाद कांग्रेस स्पोक पर्सन्स ने कंडेम किया अटैक्स ऑन द इनोसेंट सिविलियंस ऑफ इजराइल बाय हमास। आपको पता है पिछले किसी आर्टिकल में भी हमने देखा था कि 24 घंटे से ज्यादा लग गया कांग्रेस को ये बोलने में कि हम निंदा करते हैं उस टेरर अटैक की जो हमास ने किया है इजराइल के इनोसेंट सिविलियंस पर। Prime Minister Narendra Modi's quick reaction in denouncing the terror attacks and expressing solidarity with Israel was uncharacteristically unambiguous. मोदी जी ने जो क्विक रिएक्शन दिया था डिनाउंस करते हुए यानी निंदा करते हुए उन टेरर अटैक्स को और एक्सप्रेस करते हुए अपनी सॉलिडारिटी इजराइल के साथ, वो अनकैरेक्टरिस्टिकली अनएम्बिगुअस था। अनकैरेक्टरिस्टिकली मतलब आपको पता है इंडिया का स्टैंड जो है ज्यादातर पैलेस्टाइन की तरफ रहता है ना। तो अनकैरेक्टरिस्टिकली मतलब आप समझ सकते हो कि इंडिया का वो कैरेक्टर है नहीं, लेकिन उसके थोड़ा सा अपोजिट जाके तुरंत मोदी जी ने वो ट्वीट किया। ओके। अनएम्बिगुअस मतलब क्लियर, क्लियरली कहा कि हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, ये जो टेरर अटैक हुआ हम पूरी तरह से इजराइल के साथ हैं। डेज लेटर, कुछ दिन बाद, अ स्पोक पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रीइटरेटेड, दोहराया, ठीक है, जो स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, उन्होंने रीट्रेट किया, दोहराया इंडिया का लॉन्ग स्टैंडिंग सपोर्ट किसके लिए? पैलेस्टीनियन स्टेटहुड के लिए। ठीक है, तो आप देख रहे हो चीजें कहाँ से कहाँ जा रही हैं। मोदी जी कुछ और कह रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री कुछ और कह रही है। द क्वेश्चन फॉर इंडिया इज नॉट अबाउट बीइंग एंड अपियरिंग टू बी बैलेंस्ड और बोथ साइडेड। इंडिया के लिए प्रश्न ये नहीं है कि इंडिया बैलेंस्ड है, बोथ साइडेड है। इट इज अबाउट स्टेइंग ट्रू टू अबाइडिंग प्रिंसिपल्स एंड क्लियर आइड इंटरेस्ट दैट कम टुगेदर ऑन द क्वेश्चन ऑफ टेरर। इट इज अबाउट स्टेइंग ट्रू टू अबाइडिंग प्रिंसिपल्स, जो प्रिंसिपल्स आप हमेशा से फॉलो करते रहे हैं, जिन्हें आप मानते रहे हैं, क्या आप अभी भी उनको मान रहे हैं? क्या आप क्लियर आइड हैं अपने इंटरेस्ट के लिए? दैट कम टुगेदर ऑन द क्वेश्चन ऑफ टेरर। टेरर का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो वहां पे आपको पता है पैलेस्टीन ने ही पहले आक्रमण किया है ना। पहले अटैक किसने किया? पैलेस्टीन ने किया। तो वहां अब आप किसको, सिर्फ अपने हित देखोगे या अपने प्रिंसिपल्स देख रहे हो? क्या देख रहे हो जब टेरर की बात आती है? तो दिल्ली हैज लॉन्ग बिलीव्ड, दिल्ली यानी इंडिया ने बहुत लंबे समय से बिलीव किया है एंड राइटली सो, और बिल्कुल सही बिलीव किया है, दैट वायलेंस अगेंस्ट इनोसेंट पीपल इज टेररिज्म, कि इनोसेंट पीपल के खिलाफ जो वायलेंस है वो टेररिज्म कहा जाता है एंड कैन नॉट बी जस्टिफाइड, और उसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है बाय क्लेम्स ऑफ अ हायर पॉलिटिकल मोरालिटी, और उससे हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं बाई क्लेम्स ऑफ अ हायर पॉलिटिकल मोरालिटी, कि क्योंकि हमने हमेशा से पैलेस्टीन को सपोर्ट किया हुआ है तो अभी जो टेररिज्म है हम उससे भी सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने हमेशा से पैलेस्टीन को सपोर्ट किया है। ऐसा नहीं हो सकता। द कंसिडरेशन ऑफ इंटरेस्ट हैज सीन दिल्ली रिजेक्ट द नोशन दैट रिजॉल्विंग द रूट कॉज इज नेसेसरी टू एंड टेररिज्म। अपने हितों के बारे में सोचते हुए दिल्ली ने रिजेक्ट किया इस तर्क को कि रिजॉल्व करना चाहिए रूट कॉज को अगर आपको टेररिज्म एंड करना है तो। जैसे कि जो इजराइल है वो क्या कहता है कि हम गाजा को मिटा देंगे, गाजा मतलब हमास को पूरी तरह से खत्म कर देंगे तो फिर टेररिज्म खत्म होगा, राइट। लेकिन इंडिया जो है पूरी तरह से अब इस पे साथ नहीं दे सकता क्योंकि वहां पे इंडिया के भी इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, है ना। तो इसलिए जो इंडिया है वो ये नहीं कह सकता कि रूट कॉज को ही गायब कर दो टेररिज्म खत्म हो जाएगा। ठीक, इस नोशन को इंडिया रिजेक्ट करता है। एज अ पार्टी एट द नेशनल हेल्म फॉर सेवरल डिकेड्स, कांग्रेस इज श्योरली अवेयर हाउ पाकिस्तान हैज लॉन्ग जस्टिफाइड इट्स सपोर्ट एंड कॉम्प्लिसिटी इन क्रॉस बॉर्डर टेरर बाय इन्वोकिंग कश्मीर। दशकों तक सत्ता में रही कांग्रेस निश्चित तौर पे अवेयर है कि किस तरह से जो पाकिस्तानी हैं लंबे समय से पाकिस्तान ने जस्टिफाई किया है इसके सपोर्ट को और कॉम्प्लिसिटी को इस क्रॉस बॉर्डर टेरर में कश्मीर को इन्वोक करते हुए।
है ना। कांग्रेस को पता है कि किस तरह से जो पाकिस्तान है वो खेलता है कश्मीरियों की भावनाओं से, है ना, और क्रॉस बॉर्डर टेरर को सपोर्ट करता है। द कांग्रेस पार्टी देयरफॉर, इसलिए कांग्रेस पार्टी को जरूर रिवर्क करना चाहिए, मस्ट रिवर्क, फिर से काम करना चाहिए इसके CWC रिजोल्यूशन पर, टू क्लियरली आर्टिकुलेट दैट, स्पष्ट तौर पर ये बोलने के लिए कि टेरर, द किलिंग ऑफ सिविलियंस इज नो बार्गेनिंग चिप, कि आतंकवाद और सिविलियंस को मारना बार्गेनिंग चिप नहीं है। बार्गेनिंग चिप क्या होता है? आप मान लो नेगोशिएशंस कर रहे हो, वहां पे आप कहो कि ये बड़ी बड़ी चीजें होने वाली, हमें यहाँ से वोट मिलेगा, यहाँ से वोट मिलेगा, चलो ठीक है, टेरर को इग्नोर करते हैं, है ना। तो टेरर जो है और सिविलियंस की मौत जो है वो एक बार्गेनिंग चिप नहीं है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। द रूलिंग बीजेपी ऑन इट्स पार्ट, अब रूलिंग बीजेपी जो है उसको क्या करना चाहिए? मस्ट ड्रॉ द लाइन, जरूर ड्रॉ करनी चाहिए एक लाइन, अगेंस्ट अटेम्प्ट्स टू टर्न सॉलिडारिटी विद इजराइल एंड कंडेमनेशन ऑफ हमास टेरर इनटू माइनॉरिटी बेटिंग एट होम। जैसे आपको पता है अगर इंडिया पूरी तरह से इजराइल को सपोर्ट करेगा तो घर में इनके वोट चले जाएंगे, घर में जो माइनॉरिटी बैठी है वो संतुष्ट नहीं रहेगी आपसे, वो हंगामा करने पे तुल जाएगी, है ना। तो बीजेपी को भी ध्यान देना चाहिए कि ठीक है, आप खड़े हो सॉलिडारिटी के साथ इसराइल के बगल में, और आप कंडेम कर रहे हो हमास को, लेकिन ध्यान से देखना भैया, घर में तुम्हारे माइनॉरिटी बैठे हैं, हंगामा करने पे तुल जाएंगे। ओके, इंसुलेटिंग इंडियाज डोमेस्टिक पॉलिटिक्स फ्रॉम द अनएंडिंग टर्मोइल इन द मिडिल ईस्ट इज अ कोर इंटरेस्ट ऑफ इंडियन स्टेट। इंसुलेट करना इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को, किससे? मिडिल ईस्ट में जो लगातार टर्मोइल, विक्षोभ बना रहता है, विवाद चलता रहता है, ये कोर इंटरेस्ट है इंडियन स्टेट का, कि बाहर जो चल रहा है उसका ज्यादा असर हमारे अंदर ना पड़े, है ना, कि पता चले लड़ाई बाहर चल रही है और दंगे अंदर शुरू हो गए। यूजिंग द मिडिल ईस्ट फॉर पॉलिटिकल गेन्स एट होम विल बी एक्सट्रीमली कॉस्टली फॉर द पॉलिटी। अगर आप बाहर मिडिल ईस्ट का जो मुद्दा है उस पे राजनीति घर के अंदर करेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा हमारी पॉलिटी के लिए। Delhi's challenge will become sharper as the crisis escalates amid the planned invasion of Gaza by Israel। और भारत के लिए चुनौतियां और बढ़ने वाली हैं जैसे जैसे ये क्राइसिस बढ़ेगा, क्योंकि इजराइल ने कहा है वो तो हमास को पूरी तरह खत्म कर देगा, प्लान्ड इन्वेजन करेगा गाजा पर, तो जिसके बाद चुनौतियां भारत के लिए और बढ़ने वाली हैं। इंडिया मस्ट पब्लिकली अर्ज इजराइल टू रिस्पेक्ट द ह्यूमैनिटेरियन लॉज ऑफ वॉर। इंडिया को जरूर पब्लिकली अर्ज करना चाहिए इजराइल से कि वो ह्यूमैनिटेरियन लॉज ऑफ वॉर को रिस्पेक्ट करे और अबाइड बाय करे, यानी कि कंप्लाई करे, ओबे करे, किसको? द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन डीलिंग विद हमास। इसको प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को वो जरूर फॉलो करे, ओबे करे हमास को डील करते टाइम। अनलीशिंग मास कैजुअलिटीज इन गाजा इन रिटेलिएशन अगेंस्ट अ ब्रूटल टेरर अटैक इज अनजस्ट। ये जो मास कैजुअलिटी हो रही है गाजा के अंदर उस रिटेलिएशन में, जो कि इस ब्रूटल टेरर अटैक के बाद इसराइल ने शुरू किया था, वो पूरी तरह से अनजस्ट है और मिसगाइडेड भी है, एंड विल ओनली लीड टू इजराइल लूजिंग ग्राउंड इन वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन। और इसकी वजह से क्या होगा? इजराइल की जो छवि है वो धूमिल ही होगी वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन में, क्योंकि आपको पता है जितने दुनिया भर के मुस्लिम हैं वो सपोर्ट किसको करते हैं? पैलेस्टीन को। तो भले ही हमास को खत्म कर दे इजराइल, लेकिन उस खत्म करने में जितने लोगों की जाने जाएंगी, जितने वहां के पैलेस्टीन के सिविलियंस मरेंगे, तो उससे छवि इजराइल की धूमिल होगी। इंडिया मस्ट ऑल्सो वर्क विथ इट्स अरब पार्टनर्स टू फैसिलिटेट द अर्ली रिलीज ऑफ इजरायली होस्टेजेस हेल्ड बाय हमास। और इंडिया को जरूर काम करना चाहिए अपने अरब पार्टनर्स के साथ, ताकि वो फैसिलिटेट कर सके, सुविधाजनक बना सके अर्ली रिलीज ऑफ इसराइली होस्टेजेस को जिन्हें हमास ने पकड़ा है।
ठीक है। तो जिन लोगों को बंधक बनाया हमास ने, जो कि वो छोड़ नहीं रहा है, ह्यूमन शील्ड की तरह यूज कर रहा है इसराइल के खिलाफ, तो इंडिया को काम करना चाहिए अरब पार्टनर्स के साथ, ताकि वो हमास से बात करें और कहें कि भैया इसराइलियों को छोड़ दो। ठीक है। इन द पास्ट में टेकिंग ब्रॉड पोजिशन इन द मिडिल ईस्ट सीम्ड गुड इनफ फॉर द इंडियन पॉलिटिकल क्लास। पास्ट में मिडिल ईस्ट में एक बड़ा पोजीशन हासिल करना इंडियन पॉलिटिकल क्लास के लिए बढ़िया माना जाता था। गिवन इंडियाज ग्रोइंग कमर्शियल एंड सिक्योरिटी stakes in the Middle East today, however, Delhi needs to go beyond proclaiming positions. और आज के टाइम में जैसे इंडिया की कमर्शियल और सिक्योरिटी स्टेक्स बढ़े हैं मिडिल ईस्ट में, तो इंडिया को अपने उन प्रोक्लेमिंग पोजीशन यानी जो ऑफिशियल फॉर्मल पोजीशंस थी पहले की, उससे आगे बढ़ के अब काम करना चाहिए। इट मस्ट एक्टिवली ज्वाइन द इंटरनेशनल एफर्ट टू डिस्पेल द लूमिंग कैटास्ट्रॉफ ओवर द मिडिल ईस्ट। इंडिया को एक्टिवली ज्वाइन करना चाहिए इंटरनेशनल एफर्ट्स को जो डिस्पेल कर सके, डिस्पेल यानी कि दूर कर सके द लूमिंग कैटास्ट्रॉफ। लूमिंग कैटास्ट्रॉफ मतलब होता है वो जो खतरा बना हुआ है कि यहाँ पे अब एक आपदा आ सकती है वॉर के रूप में, तो उस आपदा को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए एट होम। और घर में क्या करना चाहिए, अपने देश में क्या करना चाहिए, द गवर्नमेंट मस्ट इनिशिएट रेगुलर कंसल्टेशंस विद ऑपोजिशन पार्टीज। गवर्नमेंट को जरूर इनिशिएट करना चाहिए रेगुलर कंसल्टेशंस ऑपोजिशन पार्टीज के साथ, ब्रीफ करना चाहिए उनको ऑन द रैपिडली अनफोल्डिंग क्राइसिस कि किस तरह से चीजें बदल रही हैं इस क्राइसिस के अंदर, एंड अटेम्प्ट टू फोर्ज अ कंसेंसस। और कोशिश करनी चाहिए कि एक कंसेंसस बन पाए कि हमें एज अ कंट्री कैसे डील करने चाहिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस को। लास्ट मंथ G20 कंसेंसस शो, पिछले महीने का जो G20 कंसेंसस था वो दिखाता है कि इंडिया हैज बोथ द स्पेस एंड द स्टैंडिंग। इंडिया के पास स्पेस भी है, स्टैंडिंग भी है। इसका मतलब है कि इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है सारे एफर्ट्स के अंदर। इट्स ग्रोइंग बायलैटरल रिलेशनशिप विद इजराइल एंड इट्स टाइज विद ऑल की प्लेयर्स इन द रीजन। इसका जो बढ़ता हुआ बायलैटरल रिलेशनशिप है इसराइल के साथ, और इसके रिश्ते जो हैं उस रीजन में जितने भी प्लेयर्स हैं यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट नेशंस हैं उन सबके साथ जो रिश्ते हैं इंडिया के, फिर चाहे वो ईरान और कतर की बात हो या सऊदी अरेबिया और इजिप्ट की बात हो, तो ये सारी चीजें मिलके हेल्प करेंगी इन फाइंडिंग अ पाथ, एक रास्ता खोजने में अहेड इन द फॉग ऑफ दिस न्यू वॉर। नए वॉर की एक फॉग है, कुहासा है, कोहरा है, उसके आगे एक रास्ता खोजने में ये सारी चीजें मदद करेंगी। ठीक है। तो आई होप ये आर्टिकल आपको समझ आया होगा। आई नो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड था। अगर आप एक बार पढ़ के सोचोगे मीनिंग निकल जाए तो नहीं निकलेगी। एक दो बार आपको पढ़ना चाहिए इसकी मीनिंग निकालने के लिए। और बाकी कोई चीज़ है जो आपको नहीं समझ आया इस आर्टिकल में, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज अपना कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। एंड अगर आप नए हैं इस चैनल पर, please subscribe to this channel and press the notification bell. Also, if you have any doubt, you can DM me on Instagram. I have mentioned the both pages, जिसका नाम आपको विजिबल हो रहा होगा स्क्रीन पर, इंग्लिश बाय अनुराधा एंड GK बाय अनुराधा। तो आज के लिए इतना रहेगा, मैं चलती हूँ। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।